संविधान में ये भी उल्लेख है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा उसका प्रतिनिधित्व भी बढ़ते जाएगा और समय समय पे परिसीमन होता रहेगा। तो फिर परिसीमन का विरोध क्यों हो रहा है? परिसीमन तो होना ही है ना। कि ब्राह्मणवादी और मनुवादियों ने ओबीसी को शूद्र घोषित किया, दलितों को अछूत घोषित किया और आदिवासियों को दानव घोषित किया। देखिए बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं जो अभी भी उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा, रहने को छत नहीं है, तो उनका उत्थान कैसे होगा? क्योंकि प्रतिनिधि तो इतना दिन से मिल ही रहा है ना, आज़ादी को 75 साल हो गए लेकिन उनको तो मिल ही रहा है, लेकिन अभी तो उत्थान क्यों नहीं हो पा? देखिए, डीलिस्टिंग सिंपल सा आरएसएस का एजेंडा है, ये डीलिस्टिंग आदिवासियों का एजेंडा नहीं है। मतलब झारखंड में जो आरक्षित क्षेत्र उसमें परिसीमन होने नहीं दीजिएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लोग हम लोगों को आपस में मुर्गा लड़ाई करा के हमारी जमीन, हमारा जंगल, नदी, पानी, खनिज संपदा, बेटी माटी रोटी सब कुछ को लूट रहे हैं। पूरे भारत में जनगणना शुरू हो गया है। जनगणना के बाद पूरे भारत में परिसीमन होना है। जनगणना के बाद झारखंड में भी परिसीमन होगा और इसी परिसीमन का विरोध झारखंड के तमाम जो जितने आदिवासी संगठन हैं सब एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डुंगडुंग जी हैं, गिलेंसन डुंगडुंग, जो सामाजिक मुद्दों पर अपनी बातों को मुखरता से रखते हैं, समाज को जागरूक करते हैं और जितने भी सरकारी मुद्दे हैं, जितने भी संवैधानिक मुद्दे हैं उनको प्रखरता से समाज के बीच रखते हैं। गिलेंसन दा, अब जनगणना हो रहा है, परिसीमन होना है। यदि हम देखें तो जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से आदिवासियों के लिए जहाँ जहाँ भी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ वहाँ आरक्षित किया गया है सीटों को, लेकिन कब तक ये सीट जो है आरक्षित रहेगा, कब तक इसको फ्री रखा जाएगा? इसको अगर आपको समझना है तो अनुसूचित क्षेत्र के निर्माण का आधार क्या था, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण 1874 अनुसूचित जिला अधिनियम के द्वारा किया गया और उसी के बाद देखिएगा 1919 में भी भारत सरकार अधिनियम बना तो इन क्षेत्रों को अलग रखा गया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम बना, उसमें भी अलग रखा गया और उसी के आधार पर संविधान जब बना तब संविधान के 5वीं अनुसूची में इस क्षेत्र को रखा गया। तो आप सोचिए कि जिस क्षेत्र के निर्माण का मूल आधार ही जनसंख्या नहीं है, उसमें परिसीमन जिसका मूल आधार जनसंख्या है उसको यहाँ अप्लाई करिएगा, तो यहाँ जिस वजह से अनुसूचित क्षेत्र बना उसका कारण आप जान लीजिए। एक तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हमारे पुरखों का 180 साल का संघर्ष और बलिदान, हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था और हमारे पुरखों का योगदान जो इस इलाके को रहने लायक बनाया, तो इसी वजह से, इसी ऐतिहासिक कारणों की वजह से अनुसूचित क्षेत्र बनाए गए। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब झारखंड उच्च न्यायालय ने पेशा कानून का धारा 4 जी को असंवैधानिक घोषित किया था, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि बाहरी जनसंख्या का यहाँ आने से आदिवासियों की जनसंख्या जरूर घट गई है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये इलाके ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के थे और इसीलिए पेशा कानून का धारा 4 जी को उन्होंने संवैधानिक घोषित कर दिया। और इसीलिए जब पंचायत चुनाव होता है तो एकल पद में 100% आरक्षण है। तो एक बात बताइए कि संविधान में ये भी उल्लेख है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा उसका प्रतिनिधित्व भी बढ़ते जाएगा और समय समय पे परिसीमन होता रहेगा। तो फिर परिसीमन का विरोध क्यों हो रहा है? परिसीमन तो होना ही है ना, क्योंकि जनसंख्या घनत्व तो जनसंख्या तो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में यदि प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो फिर तो सही तरीके से उसका नहीं बन पाएगा ना कानून और नियम कानून। देखिए, अगर हम अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि गैर आदिवासियों का बहुत ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्यों हुआ है? उसका कारण है स्टेट का फेलियर होना। स्टेट का अनुसूचित क्षेत्र को संरक्षण देने में फेलियर होना ही यहाँ जनसंख्या का बढ़ावा का कारण है। अब सोचिए कि आदिवासी इलाकों में विकास के नाम पर चाहे एचईसी हो, बोकारो हो, टाटा हो, ऐसे बड़े बड़े उद्योग लगे। यहाँ पे बेहिसाब कोयला खदान हो, आयरन ओर का हो, बॉक्साइट का हो, ऐसे खनिज संपदा को कोड़ने के लिए खदान अनगिनत बने। उसमें किसको रोजगार मिला? बाहर के लोग रोजगार करने के लिए आए।
आदिवासी विस्थापित और पलायन होने के लिए मजबूर हो गए, तो आदिवासियों की जनसंख्या घट गई। इसके अलावा जो पॉलिसी लाया सरकार ने, जो फैमिली प्लानिंग, उसकी वजह से भी आदिवासी जनसंख्या घट गया। अब आदिवासियों का जनसंख्या आपने घटा दिया और आप कह रहे हैं कि अब इस घर में जो कुर्सियां हैं उसमें भी आपको बैठने नहीं देंगे, तो ये तो आदिवासियों के साथ भारी अन्याय है। क्योंकि इस घर में आपने दरवाज़ा खोल दिया और बाहरी लोगों को घुसने का इजाज़त दे दिया, बाहरी लोग भर गए, तो आप वो घर चलाएंगे। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि झारखंड में परिसीमन हो, झारखंड के गैर अनुसूचित क्षेत्रों में परिसीमन हो, उसका आधार जनसंख्या हो, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में परिसीमन का आधार जनसंख्या नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जब राज्य में सीट बढ़े, क्या सुन लीजिए, जब राज्य में सीट बढ़े तो उसी अनुपात में आदिवासियों का आरक्षित सीट भी बढ़ाइए, तब तो कोई दिक्कत नहीं। और सबसे मूल बात यह है, जब अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है तो यहाँ लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय में प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या क्यों होना चाहिए? तो फिर आधार क्या होना है ना? आधार क्या होना चाहिए? आधार में ऐतिहासिक कारण आपको बता दिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ अनुसूचित क्षेत्र में लोकसभा की सीट हमेशा के लिए 100% आदिवासियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए, विधानसभा के सभी सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित होना चाहिए और स्थानीय निकाय में सभी सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित होना चाहिए। ये इसमें जनसंख्या कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या, अगर बाहरी जनसंख्या यहाँ आए, उनकी जनसंख्या बढ़ी है, तो ये स्टेट का फेलियर है 5th शेड्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए आए। अच्छा, एक बात बताइए, झारखंड में जितने भी आरक्षित क्षेत्र हैं वहाँ सिर्फ आदिवासी ही तो नहीं रहते, क्योंकि वहाँ बहुत सारे गैर जनजातीय भी रहते हैं जो मूलवासी हैं। आदिवासी के साथ मूलवासी भी कदम से कदम मिला के साथ में चलते हैं। लेकिन यदि हम देखें संविधान का आर्टिकल 16 जो है समता का अधिकार कहता है, अवसर की समानता की बात करता है, तो वहाँ पर तो जो भी गैर आदिवासी हैं, जो मूलवासी भी हैं, उनका राजनीतिक उत्थान फिर उनका कैसे हो पाएगा? उनका अवसर कब मिलेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि इस इलाके में सबसे पहले कौन आए। सबसे पहले वो भी असली आदिवासी आए। और आप देखिए कि डीएनए रिपोर्ट 2018, 19 और 24 सबने साबित कर दिया कि भारत देश में सबसे पहले हंटर और गैदरर रहते थे। तो जो लोग सबसे पहले यहाँ पे रह रहे थे, उनके इलाके में दूसरे लोग आए। अब वो कह रहे हैं कि हम तय करेंगे कि यहाँ पे प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो ये तो आदिवासियों के साथ सरासर अन्याय है ना। लेकिन ज़्यादा अन्याय तो उनके साथ भी हो रहा है जो मूलवासी। जहाँ तक मूलवासियों का सवाल है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को भी आपको देखना पड़ेगा, संविधान को देखिए। संविधान में स्पेशल प्रोविजन भी है, जनरल प्रोविजन भी है। आपने समानता का अधिकार का बात किया, वो जनरल प्रोविजन है। तो जनरल प्रोविजन में स्पेशल प्रोविजन है, तो स्पेशल प्रोविजन को आपको पहले इन्फोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ ओबीसी का जो है कि या मूलवासी का प्रतिनिधित्व का सवाल है, उसके लिए कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था सरकार करे, उसमें हमारा विरोध नहीं। लेकिन हमारा जो हिस्सा है उसमें हम लोग कटौती बिल्कुल करने नहीं देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि जो भी आरक्षित क्षेत्र हैं, आरक्षण इसीलिए दिया गया था कि उनको जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो पिछड़े हुए आदिवासी जो जंगल में रहते हैं या फिर जो पिछड़े हुए, उनको एक समान प्लेटफॉर्म मिल पाए। लेकिन कब तक उनको दिया जाए ये प्लेटफॉर्म? कभी तो उसको आरक्षण से हटाना पड़ेगा, कभी तो उसको कि हमेशा के लिए फ्री रखा जाए। हम तो ये कहते हैं कि इस देश में दलितों को, ओबीसी को और आदिवासी को आरक्षण क्यों दिया गया है? इसीलिए दिया गया कि ब्राह्मणवादी और मनुवादियों ने ओबीसी को शूद्र घोषित किया, दलितों को अछूत घोषित किया और आदिवासियों को दानव घोषित किया। तो इसका बेस है वर्ण और जाति व्यवस्था। मैं तो मेरा स्पष्ट मानना है, आप वर्ण व्यवस्था को ख़त्म कर दीजिए देश से, जाति व्यवस्था स्वतः खत्म हो जाएगी और इस टाइप का आरक्षण वगैरह वगैरह चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका मूल को ही आप खत्म नहीं करना चाहते हैं। आप जड़ से पेड़ को, अन्याय का जो पेड़ है उसको जड़ से आप खत्म नहीं करना चाहते, तना से काटना नहीं चाहते हैं। आप कहाँ, आप जो है कि पत्ता तोड़ना चाहते हैं। यहीं पे गड़बड़ है, यहीं पे विरोधाभास है। इसीलिए हम कहते हैं भारत देश में आरक्षण तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इस देश में वर्ण व्यवस्था को आप खत्म नहीं करेंगे। वर्ण व्यवस्था सबका मूल है, जाति का भी मूल वही है।
अच्छा एक बात बताइए, जितने भी आरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ से वहाँ प्रतिनिधित्व होता है, चाहे वो विधायक हो सांसद हो, वो तो अपना उत्थान कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं जो अभी भी उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा, रहने को छत नहीं है, तो उनका उत्थान कैसे होगा? क्योंकि प्रतिनिधित्व तो इतना दिन से मिल ही रहा है ना, आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन उनको तो मिल ही रहा है, लेकिन अभी तो उत्थान क्यों नहीं हो पाया है? इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना चाहिए कि आप जब एक व्यक्ति को टिकट दे दिया, बार बार उसी को टिकट आप क्यों दे रहे हैं? तो ये तो आदिवासियों का उत्थान नहीं हो रहा है, इसके जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टियां जो 75 वर्ष से देश में और राज्य में शासन कर रहे हैं। हर जगह पे शासन, पूरे देश में शासन कर, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये दो पॉलिटिकल पार्टियां जो सबसे ज़्यादा शासन कर रहे हैं। तो आदिवासियों का यदि उत्थान नहीं हो रहा है तो ये लोग जिम्मेवार हैं। मैं तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टियों को भी कहता हूँ कि आप जो है ये गरीब आदमी को दीजिए ना भर। यहाँ देख लीजिए, अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, आपने देखा, दोनों पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए, दोनों थैली सा लोगों को लेके आया। एक जो है कि गुजरात से लेके आए, एक बिहार से लेके आए, झारखंड के तो किसी को नहीं दिया। और झारखंड की बात करने वाले भी तो वोट इन्हीं को दिया ना। झारखंड का लोग जो बोलता है कि झारखंड में आदिवासी बाहरी भाषा नहीं चलता हो, झारखंड में 32 का खतियान बोलने वाले लोग तो किसको वोट दिए? यही थैला साहब वालों को तो वोट दिए है ना। तो ये जितने पॉलिटिकल जितने भी नेता हैं आज के, जयराम को भी आप टारगेट कर रहे हैं कि वो भी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो लोग बातें करते हैं मैं उनको कह रहा हूँ कि ये सारे लोग जो है कि कोई आदिवासी और मूलवासी के हक में नहीं है। ये लोग सिर्फ जो है कि अपना राजनीतिक गोटी सेकता है, रोटी सेकता है और अपना राजनीति चमकाता है। इसलिए हम लोग जो है कि अब दूसरे तरीके से लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। एक दिन ना एक दिन जो है सूर्योदय होगा। मतलब झारखंड में जो आरक्षित क्षेत्र उसमें परिसीमन होने नहीं दीजिएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, परिसीमन बिल्कुल, हाँ परिसीमन एक ही शर्त पर होगा कि भाई आप अनुपातिक सीट बढ़ाइए आदिवासियों का, तब होगा, नहीं तो नहीं। मतलब जिस रेशियो में आदिवासी हैं वही रेशियो में उनको सीट नहीं, जिस रेशियो में आपने स्टेट का बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है उसी रेशियो में आदिवासियों का सीट बढ़ना चाहिए। जनसंख्या का आधार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, जनसंख्या का आधार पर होगा तो हम लोग भारी विरोध करेंगे। मतलब सीट अगर जनसंख्या का आधार पर होगा तो घट जाएगा आदिवासियों? बिल्कुल बिल्कुल घटेगा और पता नहीं कितना सीट रह जाएगा हमारा। इसीलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध करें। यह हम आदिवासियों की पहचान का सवाल है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल है और हमारा जो है अस्तित्व का सवाल है। और सबसे बड़ी बात, विगत 75 वर्षों के साथ जो हमारे साथ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में अन्याय जो हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत सारे जो अगुवा हैं, आदिवासी राजनीतिक अगुवा हैं या सामाजिक अगुवा हैं, उन लोगों का, बहुत सारे लोगों का कहना है कि इससे पहले, परिसीमन से पहले डीलिस्टिंग भी होना चाहिए। तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए, डीलिस्टिंग सिंपल सा आरएसएस का एजेंडा है। ये डीलिस्टिंग आदिवासियों का एजेंडा नहीं है। लिस्टिंग का आधार धर्म नहीं है। लिस्टिंग का आधार लोकुर कमेटी का 5 क्राइटेरिया है। अगर डीलिस्टिंग होगा तो उसी क्राइटेरिया के आधार पर होगा। इसलिए आदिवासी लोग मुगलते में नहीं रहे, सारे आदिवासी लोग जो है कि उसमें जाएंगे और आदिवासियों का जनसंख्या बहुत कम बच जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, 2011 का जनगणना बताता है कि 80.5% आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है, 9.8% आदिवासी जो है कि ईसाई धर्म को मानता है, मात्र 6 जो है कि 7% आदिवासी सरना धर्म को मानता है। टोटल में देखिएगा तो आज देश में 8.6% आदिवासी हैं, वो घट के 0.5% आ जाएगा। कितना सीट लोकसभा में बचेगा, कितना विधानसभा में बचेगा? तो ये पूरा सवर्णों का खेल है। आदिवासियों को आपस में सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई कराओ, एक दूसरे का डिलिस्टिंग का मांग करेंगे, अंत में मुट्ठी भर जो बच जाएंगे और उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। सारे सीट जनरल, नौकरी जनरल, जल जंगल जमीन सब कुछ ले लेंगे, 5वीं अनुसूची खत्म, पेशा कानून, सीएनटी कानून, वन अधिकार कानून सबको खत्म कर देंगे। यही असली खेल है जिसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हम लोगों को आपस में मुर्गा लड़ाई करा के हमारी ज़मीन, हमारा जंगल, नदी, पानी, खनिज संपदा, बेटी माटी रोटी सब कुछ को लूट रहे हैं। ये बात तो बहुत सारे जो अधिकारी हैं, आदिवासी अधिकारी हैं, उनका भी तो कहना है कि डीलिस्टिंग होना चाहिए। क्योंकि वो जो भी बोल रहे हैं वो आरएसएस कैंप से आते हैं ना, उसको तो आप देख लीजिए, वो तो आरएसएस के गुलाम हैं, आरएसएस का धांगर हैं। तो क्या बोलेंगे? मालिक नागपुर से, दिल्ली से जो आदेश देगा उसको बोलेंगे, वो लोग बोल रहे हैं और उसको निरंतर बोलते रहेंगे। सब लोग जानते हैं। आज देखिए ना कितना आदिवासी फुलवार उनका बच गया है, बहुत कम बच गया, क्योंकि हकीकत सामने आ गई। सब लोग जान रहे हैं कि कौन जो है कि आरएसएस और बीजेपी का धांगर है और कौन सही में आदिवासियों के हक अधिकार, आदिवासी पहचान और आदिवासी अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। क्या पूरा झारखंड के जो आदिवासी हैं वो एकजुट हो पाएंगे इस मुद्दे पे? जरूर। आपने देखा होगा कि जब भी आदिवासी अस्तित्व पर सवाल आता है, आदिवासी एकजुट होते हैं। सीएनटी एसपीटी आंदोलन इसका गवाह है और उससे पीछे भी बहुत सारे आंदोलन हुए। इसलिए निश्चित रूप से इस बार परिसीमन को लेकर
आदिवासी एकजुट हो रहे हैं और 30 अगस्त को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आपको लाखों की संख्या में भीड़ दिखेगा। गिलेनसन डोंगजुंग जी ने सभी बातों को पूरी बखूबी तरीके से अच्छे से रखा है कि क्यों परिसीमन का विरोध आदिवासी समाज कर रहा है। झारखंड में परिसीमन होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, अपनी राय अवश्य रखें।